नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पास एडू हब में। इसमें हम लेकर आए हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का अभ्यास सेट। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ अथवा अभिज्ञ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वज्ञ। अल्पज्ञ का अर्थ होता है कम जानने वाला, कम जानने वाला, जबकि सर्वज्ञ का अर्थ होता है सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ जानने वाला। अल्पज्ञ का एक और विलोम होगा जो होगा बहुज्ञ। बहुज्ञ रहे चाहे सर्वज्ञ रहे, दोनों ही सही होगा। बाकी ऑप्शन में अभिज्ञ का विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ, अनभिज्ञ। जबकि कृतज्ञ का क्या होता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ। कृतज्ञ उसको कहते हैं जो उपकार को मानता है, कृतज्ञ उसको कहते हैं जो नहीं मानता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। उदय का विलोम शब्द क्या होगा? लाल, भाषित, बलिष्ठ अथवा अस्त। सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अस्त। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अस्त। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? धरा, अंबर, अग्नि अथवा तरड़ी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंबर। अंबर मतलब आकाश, अंबर का अर्थ है आकाश, जबकि अवनी का अर्थ है धरती या भूमि, धरती, भूमि अथवा पृथ्वी। आगे बढ़ते हुए, जबकि तरड़ी, तरड़ी सूर्य अथवा नाव का वाचक है, अग्नि आग को कहते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? यानी कि इसमें से कौटिल्य का विलोम शब्द है मार्दव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव। क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्जव, आर्जव। कौटिल्य का अर्थ होता है कुटिलता, कुटिलता या टेढ़ापन, कुटिल या टेढ़ापन, कुटिल या टेढ़ापन, टेढ़ापन। जबकि आर्जव का अर्थ होता है सीधापन या सरलता। क्या होता है? सीधापन या सरलता। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कृष, कृष का विलोम क्या होगा? कृष का विलोम शब्द क्या होगा? केश, भाव, विपट, हृष्टपुष्ट। क्या होगा इसमें? तो इस इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हृष्टपुष्ट। कृष का अर्थ होता है क्या? दुबला पतला शरीर वाला। क्या होता है? दुबला पतला शरीर वाला, दुबला पतला शरीर वाला। जबकि हृष्टपुष्ट का होता है स्वस्थ या गठीला, या इसको स्थूल भी बोलते हैं। ये विपट है, विटप है, वो पेड़ का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए निस्वार्थ, ऑप्शन नंबर बी पुण्यात्मा, ऑप्शन नंबर सी हितैषी अथवा ऑप्शन डी सहायक। इसका सही उत्तर क्या होगा? भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलते हैं हितैषी। अतः सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किसी की सहायता करने वाले के लिए एक शब्द क्या है? किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द होगा। इस चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? सहायक, सहृदय, सहचर अथवा सहकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सहायक। किसी कार्य में मदद अथवा सहायता करने को सहायक कहते हैं। साथ चलने वाले को क्या बोलते हैं? सहचर। साथ चलने वाले को सहचर बोलते हैं। साथ चलने वाले को क्या बोलते हैं? सहचर। जबकि अच्छे हृदय वालों को सहृदय बोलते हैं। अच्छे हृदय वाले को, सच्चे हृदय वाले को सहृदय बोलते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य न हो, सॉरी, जो खाने योग्य न हो उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अखाद्य, पथ्य, अपाच्य अथवा अलभ्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखाद्य। अर्थात जो खाने योग्य न हो उसको अखाद्य कहते हैं। अपाच्य क्या होगा? जो पचने में कठिन हो, जो पचने में कठिनाई से पचे उसको अपाच्य बोलेंगे। और अलभ्य, जिसको प्राप्त न किया जा सके उसको बोलते हैं अलभ्य। जो प्राप्त न हो सके उसको बोलते हैं अलभ्य। अतः
इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अखाद्य। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। जिसके पास घर न हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ये बार बार परीक्षा में पूछा गया है, अतः ध्यान देंगे इस पर। गृही, अनिकेत, अभिषेक अथवा अकिंचन। जिसके पास घर न हो के लिए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, अनिकेत। निकेत का अर्थ होता है घर, अगर अ लग गया तो उसका हो जाएगा जिसके पास घर नहीं है। जिस अकिंचन किसको बोलते हैं? जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ भी न हो, कुछ भी न हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अनिकेत। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं क्या? यथास्थिति, यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी अथवा अवसरवादी। तो जो अवसर के अनुसार बदल जाए उसको बोलेंगे हम अवसरवादी, अतः सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। कमल, गुलाब, कल्प वृक्ष अथवा फेवड़ा। अरविंद किसका पर्यायवाची है? अरविंद है किसका पर्यायवाची? कमल का। अतः सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कमल। इसके और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे जलज, पंकज, नीरज, नीरज, राजीव, सरोज, पुंडरीक, ये सब बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। अगर इसमें नीरज है तो कमल का पर्यायवाची है, अगर द लग जाए जैसे नीरद, नीरद, तो ये हो जाएगा बादल का। किसका हो जाएगा? बादल का। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सौदामिनी का पर्यायवाची है। सौदामिनी का पर्यायवाची है क्या है? गंगोत्री, व्यापारी, दारा अथवा और अतः इसके और पर्यायवाची होते हैं चपला, तड़ित, दामिनी, बिजुरी। ठीक है। और दारा किसका है? दारा है पत्नी का। पत्नी को दारा बोलते हैं। दारा किसको बोलते हैं? पत्नी का। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द अनुचित है? संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची अनुचित है अर्थात गलत है? बाकी तीन जो है इसमें से संरचना शब्द के पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। वो कौन सा है? विरचित, उद्भावना, संघटना अथवा रचना विन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्भावना। उद्भावना जो है संरचना का पर्यायवाची नहीं है। बाकी तीनों विरचित, संघटना और रचना विन्यास संरचना के पर्यायवाची हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पंकिल, नीरज, नीरद अथवा निर्मल। क्या होगा इसमें से स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? निर्मल यानी कि स्वच्छ। निर्मल यानी कि स्वच्छ। जबकि पंकिल का क्या होगा? पंकिल का अर्थ होता है कीचड़। क्या होता है? कीचड़। इसी पंक्ति से पंकज बना है। नीरज का क्या होगा? बादल। जबकि नीरज का क्या होता है? कमल। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है? अर्जुन, सोना, अग्नि, घोड़ा। सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनिक का अर्थ होता है सेना। यह एक सेना को का पर्यायवाची है, यानी सेना को अनिक भी कहा जाता है। इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं कटक होता है, दल होता है, चपू होता है, फौज होता है। ये सब सेना के पर्यायवाची हैं। घोड़ा का घोटक होता है, अग्नि का आग होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द है बहुल, अकेला, उपयुक्त अथवा पर्याप्त। एकल का विलोम शब्द क्या है इसमें से? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एकल मतलब एक, बहुल मतलब बहुत से। तो जाएगा इसका सही उत्तर ए। पर्याप्त का हो जाएगा विलोम अपर्याप्त, उपयुक्त का हो जाएगा अनुपयुक्त। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? तीव्र होगा, तृष्णा होगा, त्यागी होगा अथवा कुंठित होगा।
तो सही उत्तर इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा कुंठित, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? कुंठित। इसको मंद भी कहते हैं। कुंठित का अर्थ होता है मंद। या तीक्ष्ण का तेज होता है, तीक्ष्ण का होता है तेज। क्या होगा? तेज। इसका विलोम होगा कुंठित अथवा मंद। कुंठित अथवा मंद। तृष्णा का क्या हो जाएगा? वी तृष्णा। वी लग जाएगा, वी तृष्णा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निषिद्ध शब्द का विलोम क्या होगा? निषिद्ध का विलोम शब्द क्या होगा? संबद्ध, सलज, निबद्ध अथवा विहित। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? विहित। निषिद्ध का क्या हो जाएगा? विहित। निषिद्ध का अर्थ होता है जिस पर रोक लगाई गई हो अथवा वर्जित जिसको किया गया हो। इसका विलोम विहित होता है जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? जो नियम के अनुसार करने योग्य हो, यानी कि जो नियम के अनुसार करने योग्य, इसको विहित कहते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है? अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा? अग्रज का सही विलोम शब्द क्या होगा? अनुज होगा, लघु होगा, छोटा होगा अथवा सूक्ष्म होगा। क्या होगा सही? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुज। अग्रज का अर्थ क्या होता है? जो पहले जन्म लेता है बड़ा भाई, यानी कि बड़ा भाई, जन्म लेने वाला बड़ा भाई, एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाला बड़ा भाई, जिसका विलोम होगा अनुज। अनुज क्या होगा? छोटा भाई, छोटा भाई। जबकि अग्रज होगा बड़ा भाई। क्या होगा? बड़ा भाई, बड़ा भाई। लघु का दीर्घ होता है। लघु का क्या होता है? दीर्घ होता है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? अनुरूप का विलोम शब्द क्या है? अनुरूप का विलोम शब्द क्या है? विरूप, प्रतिरूप, अरूप अथवा व्यतिरूप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अनुरूप का होगा प्रतिरूप। अनुरूप का अर्थ होता है समान या योग्यता के अनुसार या के समान। इसका सही उत्तर प्रतिरूप होगा, प्रतिरूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके। अच्युत, अटूट, अटल अथवा अदेय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको बोलते हैं अच्युत। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके उसको अच्युत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अच्युत। जो टूट न सके उसको हम अटूट बोलेंगे। जो टूटे न, जो टूटे न या टूट न सके। अटल किसको बोलते हैं? जो अपनी बात से न टले, जो अपनी बात से न टले उसको हम क्या बोलेंगे? अटल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्या है? जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अनप्रमाणित। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए एक शब्द होगा अप्रमेय। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 क्या बोल रहा है? पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। पृथ्वी, ग्रह, तारा आदि, ये सब पृथ्वी, ग्रह, तारे जहां पर हैं उसको क्या कहते हैं एक शब्द में? समंदर, अंतरिक्ष, धरती, विश्व। तो क्या कहेंगे? तो अंतरिक्ष। ये सभी कहाँ हैं? अंतरिक्ष में। ये सभी कहाँ हैं? अंतरिक्ष में। अतः इसके लिए एक शब्द होगा अंतरिक्ष। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? अनुपम, अल्पज्ञ, ज्ञानी, अनुयायी, अनुयायी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसको हम बोलते हैं अनुपम या अतुलनीय भी कहा जाता है। किसी अनुयायी किसको कहते हैं? किसी के पीछे पीछे चलने वाला, यानी कि किसी के पीछे या किसी विचारधारा को मानने वाले को हम क्या बोलते हैं? अनुयायी, अनुयायी। जैसे कि धर्मों में किसी धर्म की विचारधारा को मानने वाले को उसको उसका अनुयायी कहते हैं, उस धर्म का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला शब्द के लिए एक समूह है, एक शब्द है। क्या है? अनुगत, पिछलग्गु, पिछल अथवा आगत। तो किसी के पीछे चलने वाला अथवा अनुसरण करने वाले के लिए शब्द होता है अनुगत अथवा अनुगामी। क्या होता है? अनुगत अथवा अनुगामी होता है। यह एक तत्सम रूप है।
अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4 अथवा 5। तो संधि क्या होता है? दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को ही संधि कहते हैं। जहाँ पे स्वर मिलते हैं उसको स्वर संधि कहते हैं, जहाँ पे व्यंजन मिलेंगे वहाँ पे व्यंजन संधि कहेंगे। इसके कितने भेद होते हैं स्वर संधि के? 5 भेद। कितने भेद होते हैं? 5 भेद। 5 भेद होते हैं, अतः उत्तर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 5 भेद कौन कौन से? स्वर संधि, स्वर संधि हो जाएगा, गुण स्वर संधि, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगा। स्वर संधि के भेद में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और जड़ स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, अयादि। ये 5 भेद होते हैं, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, जड़ स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। आगे बढ़ते हुए देखते हैं, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद है, यानी कि विद्यार्थी का अगर संधि विच्छेद करेंगे क्या आएगा? विद्या प्लस अर्थी अथवा विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस थ्री अथवा विद्या प्लस अर्थी अथवा विद्या प्लस अर्थी अथवा विद्या प्लस अर्थी। कौन सा इसमें सही सूत्र लिखा है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी, अर्थी। यहाँ पे विद्या का अ प्लस अर्थी का अ मिलके क्या बन रहा है? आ बन रहा है, यानी छोटे से बड़ा बन रहा है। अतः यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 28। सावधान का सही संधि विच्छेद है। सावधान का सही संधि विच्छेद है। साव प्लस धान, सा प्लस वधान, स प्लस अवधान अथवा स प्लस अवधान। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स प्लस अवधान। यहाँ स का अ यानी कि स लिख रहे हैं तो स होता है स, नीचे हलंत है, प्लस अ से मिलकर स बना है। तो इस स का जो अ छुपा है ये अ, और अवधान प्लस अवधान, अवधान का अ, दोनों अ प्लस अ मिलकर क्या बना रहे हैं? आ बना रहे हैं, आ। तो यहाँ पे कौन सी स्वर संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि। अतः यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स प्लस अवधान। आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 क्या कह रहा है? रत्नाकर, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर, रत्ना रति प्लस आकार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रत्न प्लस आकर। रत्न में रत्न का अ छिपा है, न का अ प्लस आकर का आ, अ मिलकर बना रहा है आकर, तो हो जा रहा है रत्नाकर। क्या हो जा रहा है? रत्नाकर। इसलिए यहाँ पे कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या है? यथोचित का सही संधि विच्छेद क्या होगा इसमें से? यथो प्लस उचित, यथा प्लस उ प्लस चित, यथा प्लस उचित अथवा यथा प्लस ओचित। कौन सा सही होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यथा प्लस उचित। यहाँ पर कौन सी यथा में? यहाँ पर हो जाएगा आपका यथा प्लस अ प्लस उ मिल रहा है, तो क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। क्या बन रहा है? ओ। तो प्रथम पद का अंतिम जो स्वर है आ है, दूसरे का क्या है? ओ है, मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाते हैं। अतः यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? अ के बाद उ अथवा उ आए तो ओ में बदल जाता है, तो यहाँ पे कौन संधि हो जाती है? गुण संधि, गुण स्वर संधि। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यथा प्लस उचित। महोर्मी, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। महोर्मी, महोर्मी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप। ऑप्शन नंबर 1 महत प्लस उर्मी अथवा महा प्लस उर्मी या महा प्लस उर्मी, या अथवा महो प्लस उर्मी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महा में महा का अ प्लस उर्मी का उ, उर्मी का उ मिलकर क्या बना रहा है?
बना रहा है ओ, इसलिए हो जा रहा है महो, यानी हो गया है महोनी। अतः यहाँ भी कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि। कौन सी होगी? गुण स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि अथवा दीर्घ संधि। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यड़ संधि। क्योंकि इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इति प्लस आदि, इति प्लस आदि मिलके क्या बनाएगा? इत्यादि। इसका क्या हो जाएगा? ई, यानी छोटी ई प्लस यहाँ पे क्या है? अ, यहाँ पे क्या है? अ। तो इसका यह संधि का नियम कहता है कि यदि ई अथवा ई, छोटी अथवा बड़ी के बाद कोई अन्य असमान स्वर आए, मतलब जो इससे भिन्न हो, ई अथवा ई से भिन्न हो, यहाँ पे अ आया है तो उसका क्या हो जाता है? य में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? य में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए यहाँ पे पहले वाला जो तय है आधा हो जाता है और अ जो है य में परिवर्तित हो जाता है, तो हो जाएगा इत्यादि। तो यहाँ पे हो जाएगी जड़ स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? प प्लस वन, पो प्लस अन, प प्लस अन अथवा प प्लस अन। इसका सही उत्तर हो जाएगा पो प्लस अन, यानी कि कहाँ है? पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे कौन सी संधि है? आयादि, आयादि स्वर संधि। ओ प्लस एन, यानी कि ओ के बाद जो है अ आया है, तो इसका अगर ओ के बाद अ आता है तो क्या हो जाता है? औ में परिवर्तित हो जाता है। औ। यहाँ पे पवन का है पो प्लस या अन, यानी कि ओ में का ओ और प्लस अन का अ मिलके अ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पवन। अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखते हैं सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय अथवा सूर्यो प्लस उदय। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? सूर्य प्लस उदय। यहाँ पर गुण स्वर संधि है। जैसे सूर्य में अ, सूर्य का अ, सूर्य में अ छिपा है यहाँ या में, प्लस उदय है, उदय प्लस ऊ मिल रहा है, तो किसमें बदल जा रहा है? ये बदल जाएगा ओ में, इसलिए हो जाएगा सूर्योदय। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? अनु प्लस एसड़, अन्वे प्लस सड़ अथवा अनु प्लस वेसड़ अथवा अनु प्लस एसड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अनु प्लस एसड़, जो कि कल वाले टेस्ट में भी आया था। अनु प्लस एसड़। यहाँ छोटे ऊ के बाद ए आने पर, यहाँ पे छोटा ऊ आया है अनु में, उसके बाद क्या आया है? ए आया है। आने पर ऊ का जो है, ऊ का व में परिवर्तन हो जाता है। जो ये ऊ है वो किस में बदल जाएगा? व में। तो यहाँ पे हो जाएगा अन्वेषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अर्जन शब्द का विलोम क्या है? अर्जन शब्द का विलोम क्या है? अर्जित, व्ययन, अमृत अथवा अनर्थ। तो अर्जन का अर्थ क्या होता है? अर्जन का अर्थ होता है संग्रह करना या कमाना, जिसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा व्ययन। क्या हो जाएगा? व्ययन, यानी कि खर्च करना या गंवाना, खर्च करना या गंवाना या लुटाना। जबकि अर्जन का क्या अर्थ होता है? अर्जन का अर्थ होता है कमाना या अर्जित करना, कमाना अथवा अर्जित करना। अनर्थ है अर्थ का, क्या है? अनर्थ किसका पर्यायवाची है? और विलोम है, तो अनर्थ का, अनर्थ है अर्थ का विलोम। अमृत किसका है? विष का। अमृत है विष का विलोम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अमर शब्द का विलोम है। अमर शब्द का विलोम है कौन सा है? मृतक है, मृत्यु है, मरण है अथवा मर्त है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मर्त हो जाएगा। अमर का अर्थ क्या होता है? जो कभी न मरे, इसका विलोम हो जाएगा मर्त, जिसका अर्थ होता है क्या होगा? कि मरणशील, यानी कि नष्ट होने वाला। अमर का अर्थ होता है जो कभी न नष्ट हो या जो कभी न मरे। मर्त का मतलब जो मर जाए या जो नष्ट होने वाला है। अगर यहाँ मृत्यु रहता तो उसका विलोम मृत्यु का हो जाएगा जन, मृत्यु का हो जाता है जन, तथा मरण का क्या हो जाएगा? मरण का हो जाएगा जीवन। इसमें यह ध्यान देना होता है कि संज्ञा है तो उसका विलोम भी संज्ञा होगा, विशेषण है तो उसका विलोम भी विशेषण होगा। अतः आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इनमें से अश्लील शब्द का विलोम शब्द क्या है? अश्लील शब्द का विलोम है क्या है इसमें से?
सलील अथवा श्लील, दुश्लील, विश्लील अथवा कुश्लील। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सलील। इसको क्या भी लिखते हैं, श्लील भी लिखते हैं, श्लील, श्लील अथवा श्लील दोनों होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऑप्शन नंबर 39। 39 क्या है, अनुरक्त। अनुरक्त का विलोम शब्द क्या है, अनुरूप होगा, विरक्त होगा, अनुराग होगा अथवा विरक्ति होगा, जैसा कि सबको पता होना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा विरक्त। क्या होगा सही उत्तर, विरक्त। अनुरक्त का अर्थ होता है प्रेम अथवा आसक्ति में डूबा हुआ। किसमें, आसक्ति अथवा प्रेम में डूबा, प्रेम में डूबा यानी किसी के प्रति आसक्त हो जाना, लगाव हो जाना। जबकि विरक्त का अर्थ होता है, विरक्त का अर्थ होता है उदासीन या अभिमुख। उदासीन मतलब उसमें कोई रुचि न होना, किसी चीज में कोई रुचि न होना। जबकि अनुराग, अनुराग का क्या होगा विलोम, विराग, विराग। विरक्ति का क्या होगा, अनुरक्ति। विरक्ति का क्या होगा, अनुरक्ति। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द क्या है, अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जगन्मुखी, वाचाल, चतुर्मुखी, बहिर्मुखी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अंतर्मुखी का होगा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का अर्थ होता है जो अपने ही विचारों में मग्न रहे या खोया रहे अंदर ही अंदर, उसको अंतर्मुखी कहेंगे। जबकि बहिर्मुखी का होता है बाहरी दुनिया में रुचि लेने वाला होता है, ठीक है। और इसका एक है वाचाल। वाचाल का क्या हो जाएगा विलोम, मूक। वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला, मूक मतलब न बोलने वाला या कम बोलने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है, विच्छेद, बदलाव, विग्रह अथवा विभक्ति। क्या कहा जाएगा, तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, विग्रह। जो एक होता है सामासिक पद और उसको अलग करेंगे तो उसको कहते हैं समास विग्रह। तो यहाँ पे समास के पदों को अलग करने को कहा जाएगा समास विग्रह अथवा विग्रह। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। अनुरूप में कौन सा समास है, अनुरूप शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास अथवा अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनुरूप। अनु मतलब कि यहाँ पे अनु लगा है, तो यहाँ पे हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अनुरूप का अर्थ होता है रूप के योग। यहाँ जो है अनु जो है, अनुरूप का अनु अव्यय है। क्या है, अव्यय, अव्यय है। अतः जिसका पहला पद अव्यय होता है वहां पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है। पहला है अव्ययी भाव, दूसरा है तत्पुरुष, सी है द्विगु, डी है द्वंद्व। कौन सा होगा, इसका भी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। प्रत्यंग का अगर विग्रह किया जाएगा तो होगा अंग अंग या प्रत्येक अंग, अंग अंग या प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग। इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, प्रति उपसर्ग लगा है जो कि अव्यय है, अतः इस यहाँ पे भी सटीक उदाहरण इसका वो आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। लंबोदर में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष अथवा द्विगु। लंबोदर का अर्थ होता है लंबा है जिनका उदर। क्या है, लंबा है जिनका उदर, उदर जिनका, उदर 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 मतलब पेट, अर्थात भगवान गणेश। यहाँ के लंबोदर तीसरे शब्द, लंबा पेट वाले गणेश जी यानी तीसरे की विशेषता बता रहा है, तीसरे विशेष पद की ओर संकेत कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जहाँ कोई शब्द तीसरे पद की प्रधानता या विशेषता प्रकट करता है तो वहां पे हो जाता है बहुव्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह लगता है जैसे का, की, नानी। द्विगु में क्या होता है, संख्यावाची पद, प्रथम पद संख्यावाची होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। पंचवटी, पंचवटी शब्द में कौन सा समास पाया जाता है, जैसा कि पहले अभी देखे हैं। ऑप्शन नंबर ए, द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु अथवा तत्पुरुष। तो पंचवटी में कौन सा समास होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पंचवटी का अर्थ अगर निकाला जाए विग्रह में तो हो जाएगा पांच, पंच माने पांच, वटों, वट माने वृक्षों का समूह, पांच वटों या वृक्षों का समूह। इसका पहला पद जो है यह है संख्यावाची, संख्यावाची होता है जहाँ पे पहला पद वो हो जाता है कौन सा समास, द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आगे, कार्य करने के बाद उसके बारे में सोचना, कार्य करने के बाद उसके बारे में सोचना, इस अर्थ वाली लोकोक्ति कौन सी है? मतलब कार्य करने के बाद उसके बारे में सोचना कौन सी लोकोक्ति को इंडिकेट कर रही है? सांप निकलने पर लाठी पीटना, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, पानी पीकर जात पूछना, अथवा उपयुक्त उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही होगा पानी पीकर, पानी पीकर जात पूछना, यानी कि पहले काम कर लिया फिर बाद में उसके बारे में सोच रहे हैं कि वो कैसा था। आगे देखते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। नाक का बाल मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अधिक समीप होना, कष्ट देना, अधिक प्रिय होना या पालतू होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिक प्रिय होना, अधिक प्रिय होना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से शुद्ध कौन सा शब्द लिखा है? वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? कवियत्री, कवयित्री, कवियत्री, कवियत्री। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कवयित्री, कवयित्री। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह, शोक, हास अथवा रति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? डी। श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति, रति, रति मतलब प्रेम। और उत्साह का क्या होता है? उत्साह किसका होता है स्थायी भाव? वीर रस का, वीर रस का होता है उत्साह। और करुण रस का होता है शोक, करुण रस का। हास रस का होता है हास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। चौपाई छंद के प्रत्येक, यानी कि चौपाई जो छंद है उसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, 16 मात्राएं अथवा 24 मात्राएं। तो देखते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्राएं। यानी चौपाई कैसा है? चौपाई एक मात्रिक सम छंद है, मात्रिक सम छंद है। और इसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। ठीक, अतः आज का ये प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।